जैसा कि हमने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर की बात की, बहुत सारे बिजनेस टाइकून की बात की, लेकिन आप सभी सोच रहे होंगे एक नाम जो है अभी तक नहीं आया है, जो कि इंडिया के बिजनेस टाइकून है और बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है, जिन्होंने बहुत पुअर फैमिली में जन्म लेने के बाद भी जिनके सपने बहुत ज़्यादा बड़े थे और जिनकी वजह से आज सभी लोग उन्हें जानते हैं। आई नो आप सभी समझ चुके हैं, मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन धीरू भाई अंबानी जी की, जिन्होंने रिलायंस की शुरुआत की और कुछ टाइम पहले ही रिलायंस के जियो ने हमें इतना सारा भरपूर इंटरनेट दिया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई रिलायंस के, आज हम जानते हैं। अंबानी को नोन फॉर कि वो बहुत ज्यादा रिचेस्ट मैन है, वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन में उनका नाम आता है, लेकिन किस वजह से आता है भैया? क्योंकि रिलायंस कंपनी की वजह से उनका नाम आता है। और रिलायंस कंपनी की स्थापना किसने की थी? धीरू भाई अंबानी जी ने की थी। तो मैं उनकी बायोग्राफी पूरी आपको बताने वाला हूँ। वैसे कई सारे लोग कहते हैं कि गुरु मूवी देख लीजिए तो आप धीरू भाई अंबानी की पूरी बायोपिक जान जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब गुरु मूवी ने परमिशन मांगी थी धीरू भाई अंबानी जी की, मतलब अंबानी से परमिशन मांगी थी कि क्या हम पूरी मूवी इनके ऊपर बेस्ड बना सकते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया गया था कि हमें रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी नहीं बनवानी। आई डोंट नो, उन्होंने कहा होगा कि आई डोंट लाइक पब्लिसिटी या क्या कहा। तो जो 10% स्टोरी है गुरु मूवी की, वो तो रिलेट करती है धीरू भाई अंबानी जी के लाइफ से लेके, लेकिन पूरी स्टोरी उसके रिलेट नहीं करती है। उसमें जो कैरेक्टर है वो थोड़े बहुत फिक्शनल भी हैं और थोड़ी बहुत चीजें जो इधर उधर से काल्पनिक है। लेकिन मैं पूरी बायोग्राफी आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से उनका बचपन बीता, किस तरह से रिलायंस की उन्होंने स्थापना की, कैसे कैसे बिजनेस उनका आगे बढ़ा और कहाँ वो बिजनेस टाइकून बन गए। मैं हूं आपका विजय निखिल, आप देख रहे हैं हैथवे बीटीवी युवा, क्योंकि ये जमाना है वी द यंगस्टर्स को। मैंने इतनी सारी चीजें आपको बता दी, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उनकी जर्नी बचपन से लेके कि उनका जन्म कब और किस तरह से उन्होंने अपनी फैमिली के साथ क्या क्या संघर्ष किया और उनका बचपन किस तरह से रहा। आइए देखते हैं। धीरज लाल गोवर्धन दास अंबानी, इट मीन्स उफ धीरू भाई अंबानी, जिन्हें हम धीरू भाई अंबानी जी के नाम से जानते हैं। इनका जन्म हुआ 28 दिसंबर 1932 इन गुजरात में। मतलब आप सोच सकते हैं गुजराती फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसी वजह से शायद एक रीजन है कि ये बिजनेस टाइकून बन चुके हैं। जो इनका जन्म हुआ वो बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली में हुआ था। इनके फादर जो कि हीराचंद गोवर्धन दास अंबानी जी थे, इनकी माता कोकिला बहन जो कि घर की हाउस वाइफ थी, घर के ही काम किया करती थी। इनके फादर जो थे वो टीचर थे, जो कि प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे। इट मीन्स 4th क्लास 5th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे। सो घर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि ये जो थे 4 भाई बहन थे, जिसमें से एक थे हमारे धीरू भाई अंबानी जी। सो इन्होंने अपनी जो स्कूलिंग थी वो कंप्लीट करने के पहले ही छोड़ दी। इट मीन्स जब ये 10th क्लास में थे, जब उन्होंने एग्जाम नहीं दी अपनी और अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मुझे अपने घर को देखना है। और इन्होंने अपने फादर से कहा कि पढ़ाई की रिक्वायरमेंट मुझे इतनी ज्यादा नहीं है, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ कुछ, जिससे हमारे घर की जो स्थिति है वो सामान्य हो सके, थोड़ी अच्छी हो सके। तो सबसे पहले तो इन्होंने इंडिया में ही कुछ काम करना स्टार्ट किया। 10th की पढ़ाई ड्रॉप करने का, जैसे इन्होंने पकौड़े की दुकान लगाना स्टार्ट की, तो ये बहुत सारे धर्म स्थल के आसपास पकौड़े की दुकान लगाया करते थे। लेकिन इनका मानना था और इनका कहना था कि ये जो छोटे छोटे काम थे ये लोगों पर डिपेंड करते थे, कि लोग अगर उस शॉप पर आते हैं, उस दुकान पर आते हैं, वो कुछ खाते हैं, तो ही आपकी जो है दुकान चलेगी, नहीं तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता। सो ये छोटे छोटे काम इन्होंने किए। लेकिन फिर इनके फादर ने एडवाइस की कि ऐसे छोटे छोटे काम कब तक करते रहोगे, कब तक बदलते रहोगे, आप इससे अच्छा जॉब कर लो, तो आपको मंथली सैलरी आएगी, शायद उससे हमारी जो घर की स्थिति है वो भी अच्छी होगी और आप एक प्रॉपर काम करने का तरीका भी सीख जाओगे। सो इन्होंने काम करने के लिए, जो इनके बड़े भाई थे वो यमन में थे, तो इन्होंने कहा कि मुझे भी यमन जाना चाहता हूँ, मैं भी यमन में जॉब करूंगा और जितना भी होगा वहां से आपको पैसे भिजवाया करूंगा। तो उसके बाद जब ये सिर्फ 16 साल के थे, ये चले गए यमन में जाके इन्होंने पेट्रोल पंप पे अपनी जॉब करना स्टार्ट की। शैली के पेट्रोल पंप पे इन्होंने अपना काम करना स्टार्ट किया। अब काम करने के मामले में तो भैया बहुत अच्छे थे, कर्मठ बहुत ज्यादा थे, और ये कहते हैं ना कि काम जितना भी आए वो करना चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये इन्होंने पेट्रोल पंप पे अपना काम स्टार्ट किया। मेहनत इतने ज्यादा कि आप सोच सकते हैं 2 साल के अंदर, महज 2 साल के अंदर इन्हें वहां की मैनेजर की पोस्ट मिल गई, क्योंकि काम ही भैया इतना अच्छा किया करते थे। बट इनको बचपन से ही ये था, जब ये 16 साल के थे, जब ये यमन गए थे, जब इनके माइंड में था कि मुझे तो भैया बिजनेस करना है। सो एक छोटा सा इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता हूँ कि जब ये पेट्रोल पंप पे जॉब किया करते थे, तो इनके महीने की सैलरी थी 30 रुपए। अब वहां के जब कर्मचारियों को चाय मिला करती थी, तो वो महज 25 पैसे की चाय मिला करती थी। और पास में एक बड़ा सा होटल था, बहुत ही बड़ा कैफे था, जहां अगर जाके आप चाय पियो तो वहां 1 रुपए की चाय मिला करती थी। तो ये जो थे भैया 25 पैसे की चाय न खरीदते हुए 1 रुपए की चाय पीने जाया करते थे। एक बार इनके साथियों ने ऐसे इनसे पूछा कि आप 1 रुपए की चाय पीने क्यों जाया करते हो, तो इन्होंने बताया कि मुझे जो है बिजनेस करना है। मैं वहां उस होटल में जाता हूं तो मैं देखता हूं अलग अलग बिजनेस टाइकून वहां पर आया करते हैं, अलग अलग बिजनेस की डील करने वहां पर आया करते हैं, और मैं सोचता हूं मैं भी इसी तरह से यहाँ पर आऊंगा, तो किस तरह से मुझे लोगों को कन्विंस करना है, किस तरह मुझे लोगों से अपना बिजनेस निकालना है, ये चीजें जो है मैं वहां पर जाके सीखता हूँ।
आप सोच सकते हैं, मतलब जो बिजनेस मैनेजमेंट लोग कोर्स करते हैं, इन्होंने अपने मन से सीखा था, लोगों को देख देख के बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स इन्होंने अपने माइंड में ही बहुत अच्छे तरीके से कर लिया था, लोगों को ऑब्जर्व करके। देन तो इन्होंने यमन में ही अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया था, जहां इन्होंने कितना ज्यादा माइंड चलाया था। आप देखिए कि जो यमन में चांदी के सिक्के चला करते थे, इट मीन जैसे हमारे इंडिया में 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के चला करते हैं, यमन में वो जो सिक्के चला करते थे वो चांदी के चला करते थे। तो इन्होंने सोचा कि वो जो सिक्के हैं वो सिक्के से ज्यादा प्राइस तो चांदी का है, तो इन्होंने वहां यमन में उस चांदी को गलाना स्टार्ट किया और लंदन में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। जब यमन की सरकार को ये पता चला तो भैया ये तो गलत हो रहा है, क्योंकि हमारे जो सिक्के जो कीमत रखते हैं उससे ज्यादा उसे गला के बेचा जा रहा है, तो उन्होंने आके इनका बिजनेस बंद करवा दिया। लेकिन जब तक ये भैया अच्छा खासा पैसा छाप चुके थे, इन्होंने यमन में ही अपनी जॉब को कंटिन्यू किया। ये सारी जो छोटी मोटी चीजें थी साथ में अपनी कंटिन्यू करते रहे, क्योंकि पेट्रोल पंप के बाद भी अपने साइड बिजनेस करते रहते थे, छोटे छोटे काम जो है वहां पर करते रहते थे। एज अ क्लर्क इन्होंने पेट्रोल पंप की डे ड्यूटी के बाद एज अ नाइट में इन्होंने एज अ क्लर्क का काम भी किया है। तो आप सोच सकते हैं मेहनती ये कितने ज्यादा थे। बट बात करें 1957 की, जब इन्हें 8 साल यमन में हो चुके थे, 16 साल के थे जब यमन गए थे, 8 साल इन्होंने यमन में बिताए। लेकिन अब जो यमन है अपनी आजादी के लिए लड़ाई कर रहा था, सो 1957 में जब ये यमन अपनी आजादी के लिए लड़ाई कर रहा था, तो वहां पे जो इंडिया में से काम करने गए थे और अलग अलग कंट्रीज से लोग काम करने गए थे, उन्हें एज अ रेफ्यूजी करार दे दिया गया कि आपको अब यमन छोड़ना पड़ेगा, आपको आप जिस भी कंट्री में रहते हो वहां पर वापस जाना पड़ेगा। सो 1957 में ये यमन से वापस आ गए। लेकिन यमन से वापस आने के बाद भी अपनी मेन सिटी गुजरात में नहीं गए, ये गए मुंबई में, क्योंकि अब माइंड तो सेट था कि अब जो है आगे बिजनेस ही करना है, अब जॉब के चक्कर में नहीं पड़ना है। फिर ये यमन से मुंबई आए और मुंबई आके इन्होंने बहुत सारी चीजों की स्थापना की, बहुत सारी चीजें स्टार्ट की। और वो क्या क्या चीजें स्टार्ट की, आइए देखते हैं। 1958 इन्हें ये बहुत बखूबी पता था कि लोगों की डिमांड क्या है, लोग किस चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो इन्हें ये तो पता था इंडिया में जो स्पाइसेस हैं उनका बहुत ज़्यादा व्यापार है, मसालों का बहुत ज़्यादा व्यापार है, और बाहर की कंट्रीज़ में मसाले हमारे इंडिया से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो इन्होंने रिलायंस कमर्शियल स्टार्ट की, मतलब सबसे पहले उन्होंने रिलायंस कमर्शियल स्टार्ट की, जो कि मसाले बेचा करती थी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया करती थी। साथ ही इन्हें पता था कि बाहर की कंट्रीज़ में पॉलिस्टर, मतलब जो हम कह सकते हैं कपड़ा होता है, कपड़े के जो धागे होते हैं वो पॉलिस्टर का जो काम है इन्होंने स्टार्ट किया। जो बाहर की कंट्री से पॉलिस्टर मंगाया करते थे, इंडिया में सेल किया करते थे, इंडिया से मसालों का उत्पाद किया जाता था और बाहर बेचे जाते थे। इनके साथ में जो इनके साथ बिजनेसमैन जुड़े, सबसे पहले तो इन्होंने अकेले ही ये काम स्टार्ट किया, इनके साथ में फिर इनके एक बिजनेसमैन जुड़े जिनका नाम था चंपक लाल। अब चंपक लाल और ये इन्होंने साथ में बहुत टाइम तक बिजनेस किया, लेकिन उसके बाद भी चंपक लाल जी जो थे वो थोड़े से अलग टाइप के बिजनेसमैन थे। वो रिस्क टेकिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वो कहते थे कि जैसा काम चल रहा है वैसे धीरे धीरे चलने दो, हमें रिस्क किसी भी चीज में क्यों लेना। और धीरू भाई अंबानी जी जो थे वो तो रिस्क टेकिंग वाला काम करते थे, मतलब इट मींस अगर उनके पास 1.5 लाख रुपए रखे हैं, उन्हें 1.5 लाख रुपीस की सेविंग है उनके पास, तो पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर देंगे, ये नहीं सोचेंगे कि आगे क्या होने वाला है। सो इनकी कुछ ज्यादा बनी नहीं, क्योंकि वो जो थे रिस्क टेकिंग के लिए मना करते थे कि हमारे जो बिजनेस है एक्सपांड नहीं करना है, हमें जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। और धीरू भाई अंबानी जी जो चाहते थे अपने बिजनेस को एक्सपांड करना, उन्हें बिजनेस को एक्सपांड करना था, तो वो इस वजह से दोनों थोड़े ही टाइम में अलग हो गए। फिर इन्होंने अपना अलग ही जो पॉलिस्टर का बिजनेस था स्टार्ट रखा, अपने मसालों का बिजनेस स्टार्ट रखा। सो 1966 में इन्होंने अपना फर्स्ट ऑफिस खोला, जो कि रिलायंस कमर्शियल के नाम पे था, जो कि मुंबई रेलवे स्टेशन के पास में था, मस्जिद बुंदार पे इन्होंने अपना एक ऑफिस खोला, जहां पर कितने लोग थे आपको पता है? 2 लोग वहां पर काम करते थे, एक ये खुद थे, एक कंप्यूटर था और एक टेबल थी। एक इस छोटी सी जगह से इन्होंने अपना ऑफिस खोला था। देन 1966 की बात करते हैं, तो इन्होंने जो ये समझ चुके थे कि स्पाइसेस का जो काम था अच्छा चल रहा था। अब इन्हें पॉलिस्टर जो ये बाहर से मंगा रहे थे, अब इन्हें सोचने में आया कि अब ये क्यों ना हम खुद इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, खुद यहाँ पर बनाएं, खुद यहाँ पर ट्रेंड चेंज करें। सो अब बात तो है यार, गुजराती हैं, गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो इन्होंने अहमदाबाद में सबसे पहले एक मिल खोली जिनमें इन्होंने कपड़ा बनाना स्टार्ट किया। अब कपड़ा बनाने का स्टार्ट किया तो ये सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक तो वहाँ मिल पर रहा करते थे, वहाँ देखा करते थे किस तरह से कपड़े डिजाइन हो रहे हैं, किस तरह से कपड़े बनते हैं। एंड देन वहाँ पर जो एम्प्लॉइज थे, वहाँ इन्होंने 15 से 20 एम्प्लॉइज बाद में रखे, तो 15 से 20 एम्प्लॉइज 3 बजे के बाद वहाँ पर जाया करते थे। सोचिए 2 काम वो 20 एम्प्लॉइज किया करते थे। पहले वो फैक्ट्री पे काम किया करते थे, सारे कपड़े बनाया करते थे, देन अगेन वही लोगों के पास जाया करते थे और कहा करते थे कि आप हमारे कपड़े परचेस कर लीजिए, आप हमारे कपड़े परचेस कर लीजिए। इवन धीरू भाई अंबानी जी खुद भी लोगों के पास जाते थे और कहते थे कि हमारे कपड़े परचेस कर लीजिए। और इसके साथ साथ एक अलग स्टोरी है, वो क्या है आइए देखते हैं।
सो जैसा मैंने आपको बताया, अलग अलग जगह पर जाया करते थे और कहा करते थे कि हमारे जो है कपड़े सेल आउट कीजिए। सो इनकी मुलाकात एक बॉम्बे डीन एक अलग कंपनी सेटअप थी कपड़ों के मामले में, जिनका पूरे इंडिया में बहुत अच्छा नाम चला करता था। और वहाँ के जो ऑनर थे नुस्ली वाडिया, तो ये नुस्ली वाडिया जी से मिले और उन्होंने कहा कि धीरू भाई अंबानी जी ने कि आप हमारे यहाँ से कपड़े लीजिए, हमने जो है टेक्सटाइल स्टार्ट कर दिए। सो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे यहाँ से कपड़े नहीं लेने। और जो धीरू भाई अंबानी जी का एटीट्यूड था वो भी अपने लेवल पे था, तो उन्होंने कहा कि आप हमसे कपड़े मत लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक दिन मैं आपसे बड़ी कंपनी बनाऊंगा और आपसे बड़ी कंपनी में आप पूरे इंडिया में मेरे कपड़े बेचे जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं ये वाला कॉन्फिडेंस उनके पास तभी था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप चले जाओ, क्योंकि रतन टाटा जी की भी मैंने जब बायोग्राफी कंप्लीट की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उन्होंने किस तरह से दूसरी कंपनी के चेयरमैन से दावा किया था और उन्होंने वो अपने दावा कंप्लीट भी किया। सेम एज इट इज बिलोंग यहाँ पर भी चीज आती है। इन्होंने वहां पर दावा कर दिया, ये वापस आए, इन्होंने अपनी टेक्सटाइल स्टार्ट करके रखी थी। बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्कत की, अलग अलग जगह पर ये गए, अलग अलग जगह पहले इन्होंने अपने ट्रेंड चेंज किए। अब रिलायंस के अंदर ये कंपनी आ चुकी थी जिसका नाम था विमल। अब विमल के बारे में तो आप सभी जानते हो, और जो अंडर 90s है उन्हें तो सभी को पता है कि विमल कौन सी कंपनी है। तो विमल कंपनी जो थी कपड़े पहुंचाया करती थी, इनसेंस कपड़े बनाया करती थी और कपड़े सेल आउट किया करती थी। और सीरियसली विमल का नाम आगे चल के इतना हुआ, इतना ज़्यादा हुआ कि विमल कंपनी जो थी बॉम्बे डीन को कॉम्पीट करने लगी थी। बॉम्बे डीन को उसने नीचे गिरा दिया था और विमल कंपनी के कपड़े जो थे इंडिया में हर जगह पहने जा रहे थे, क्योंकि धीरू भाई अंबानी जी का एक लॉजिक है जो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है और जो बहुत ही सॉर्टेड है। वो हमेशा कहते हैं, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल समझाता हूँ, इसी की वजह से हम लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। इट मींस वो कहते हैं कि अगर 50 रुपीज का कोई भी चीज मुझे पड़ रही है तो मैं, अगर जैसे जो मार्केट में क्या होता है, अगर किसी को भी 50 रुपीज की कोई भी चीज पड़ रही होगी तो वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसे 60 रुपीज में 70 रुपीज में सेल करेंगे कि मुझे 10 रुपीज 20 रुपीज प्रॉफिट हो। पर धीरू भाई अंबानी जी का लॉजिक बिल्कुल अलग था कि अगर मुझे 50 रुपीज की कोई चीज पड़ रही है तो मुझे 51 रुपए में सेल करूंगा, मेरा प्रॉफिट रखूंगा 1 रुपए। सो वो अगर मैंने 1 रुपए प्रॉफिट रख के वो 1 लाख चीजें सेल कर दी, 1 लाख लोगों को सेल कर दी, तो मेरा प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपीज। यही मैंने उससे 60 रुपीज 70 रुपीज प्राइस हाइक करके रखा और मैंने वो सिर्फ 300 400 500 1000 लोगों को बेची, तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा। तो इट मींस वो छोटी चीज से ज्यादा करना जानते थे। तो उन्होंने वही अपने कम दाम में बॉम्बे डाइन को कॉम्पीट किया, अपने कम दामों में लोगों को भेजा। इंडिया में लोगों को लगने लगा कि विमल के कपड़े इतने ज्यादा अच्छे और मुझे यही पहनना चाहिए। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि इस कंपनी का नाम विमल क्यों रखा गया। सो विमल जो नाम था, इनके जो बड़े भाई थे उनके लड़के का नाम था, इस वजह से इस कंपनी का नाम विमल रखा गया। 1976 से 1977 के बीच में, पहले तो 1 साल जब इन्होंने कपड़े के टेक्सटाइल्स खोली थे बिल्कुल भी नहीं चला, इन्हें कंपटीशन बहुत सारे लोगों से करना था। ये अलग अलग लोगों को, बॉम्बे डाइन के मालिक को भी ये बोल आए थे कि मैं अपनी कंपनी सक्सेस करूंगा, बट इनकी कंपनी को कैसे सक्सेस कर दिया तो चल ही नहीं रही थी। बट बाकायदा मेहनत मशक्कत करने के बाद 1977 का टाइम था जब 6 से 7 साल हो चुके थे इस कंपनी को, 18 करोड़ से लेके 20 करोड़ के बीच में इनका टर्नओवर हुआ था सिर्फ विमल कंपनी और रिलायंस के स्पाइस के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से। सो 1977 में जब कंपनी इतना ज्यादा टर्नओवर कर रही थी, इन्होंने कर दिया IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब इट मींस आप अपनी कंपनी के शेयर जो है बेच सकते हैं। जो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें खरीदने की इच्छा है, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट करने की इच्छा है, वो अपने पैसे इन्वेस्ट करके कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। कंपनी जैसे जैसे मुनाफे में जाएगी उनका प्रॉफिट जो है डबल होते जाएगा। ये शेयर मार्केट वाली बात है। बट लोगों ने इन्हें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया क्योंकि लोगों को पता था ये कंपनी जो है आगे जाके बहुत आगे जाने वाली है। मतलब इन्होंने IPO स्टार्ट किया, उसके अंदर 1 साल में 58,000 इन्वेस्टर इनके पास आ गए और 58,000 इन्वेस्टर ने इनके साथ इन्वेस्ट किया। तो आप सोच सकते हैं कंपनी अब कितनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, कितना ज्यादा लोगों ने पैसा निकाल लिया है, कितना ज्यादा इनके पास पैसा आ चुका है। अब इन्हें अलग अलग वर्जन्स में काम करना था, क्योंकि अभी तक ये जो स्पाइस का काम किया कर रहे थे, कपड़े का काम किया कर रहे थे, इन्हें सफलता बहुत ज्यादा मिली। अब इन्होंने क्या किया कि बोले अपने बहुत सारे अपने बिजनेस स्टार्ट करते, तो इन्होंने टेलीकम्युनिकेशन में अपना बिजनेस स्टार्ट किया, इन्होंने टेक्सटाइल्स में इनका बिजनेस स्टार्ट चल रहा था। अलग अलग तरीके से इन्होंने बिजनेस किया। जैसे मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करता हूँ। एक बार धीरू भाई अंबानी एक गांव में गए और वहां गांव में जाके उन्हें कॉल करना था, तो उन्होंने पूरे गांव में अपने एम्प्लॉइज को भेजा कि मुझे कॉल करना है, जिसके पास भी फोन मिले मुझे कम्युनिकेट करना है किसी से। तो वो गांव में, पूरे गांव में वो घूम के आए। 1980 की बात कर रहा हूं मैं। सो ये पूरे गांव में घूम के, लेकिन उनको किसी के पास भी फोन नहीं मिला कि वो किसी को कॉल कर पाए, किसी के पास भी टेलीफोन नहीं मिला। सो ये टाइम था 1980 का, जब जो एयरटेल कंपनी है अपने टावर स्टेब्लिश कर रही थी बड़े बड़े, और यहाँ इन्होंने सोचा कि रिलायंस की तरफ से ना टेलीकम्युनिकेशन का काम स्टार्ट करना है, फोन का काम स्टार्ट करना है। बट उसके लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, बहुत लेवल का इन्वेस्टमेंट लगता है। तो जब ये बड़ी बड़ी कंपनीज अपने टावर फिक्स कर रही थी, इन्होंने केबल कनेक्शन पे काम स्टार्ट किया। अलग अलग गाँव में इन्होंने केबल से कनेक्शन स्टार्ट किया। फिर जो थे रिलायंस कंपनी धीरे धीरे टेलीकम्युनिकेशन
पोजीशन में भी आने लग गई। धीरे धीरे ये आगे बढ़ते गए, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आने लग गया था। सो बात करें 1980 की, तो 1980 में कंपनी तो बहुत ज़्यादा अच्छी चली रही थी, कंपनी तो बहुत ज़्यादा बिजनेस कवर कर ही रही थी, लेकिन 1980 में इनके ऊपर आरोप भी बहुत सारे लगे। जैसा इन्हें बहुत ज़्यादा स्पॉट किया गया था इंदिरा गांधी के साथ, अलग अलग पॉलिटिकल फंक्शंस में ये अपना इंटरेस्ट लेते थे, वहाँ स्टेज शेयर करते थे इंदिरा गांधी जी के साथ। सो लोगों ने कहा कि ये जो है अपने पॉलिटिशियन तरीके से लोग जो कि थे पॉलिटिशियन पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे कि जैसे ये पॉलिटिशियन लीडर बनेगा, ये जैसे ही लीड में आएगा तो ये हमारे जितने भी काम हैं ये सारे आसानी से हो जाएंगे। बिजनेसमैन अक्सर ऐसा किया करते थे। तो इनके ऊपर आरोप लगे कि पॉलिटिशियन का सपोर्ट लेके अपने जो कंपटीशन को है वो बहुत ज्यादा नीचे करने की कोशिश करें। वैसे कोई भी आरोप इन पे प्रूफ नहीं हो पाया था, तो इट मींस हमें इन्हें गलत नहीं मानना है, बट 1986 में इन्हें बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा था। सो 1986 में इन्हें फर्स्ट स्ट्रोक आया, जिनके बाद इन्होंने कहा कि अब मुझे थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देना है, तो ये ज़्यादा रिलायंस में ध्यान नहीं देने लगे। देन बात करें 24 जुलाई 2002 के, जब इन्हें सेकेंड स्ट्रोक आया था, जब इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। 6 जुलाई 2002 इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, और उसके बाद जो था मैं 2002 की बात बता रहा हूँ, जब इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, जब फोर्ब्स के मुताबिक ये जो थे वर्ल्ड के 186 रिचेस्ट पर्सन में आने लगे थे। तो आप सोच सकते हैं इन्होंने जो अपने रिलायंस को स्टार्ट किया था, जब इनके पास कुछ भी नहीं था, एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, किस तरह से ये अपना बिजनेस स्टार्ट करके दमन गए, दमन से इन्होंने मुंबई में स्टार्ट किया, रिलायंस की इन्होंने शुरुआत की, धीरे धीरे सारी चीजें इन्होंने आगे बढ़ाई। एंड 2002 में इन्होंने जो अपनी संपत्ति थी, जो अपना बिजनेस था, आगे बढ़ाने के लिए अपने दोनों सन्स को दे दिया। एक का नाम था अनिल अंबानी जी, एक का नाम है मुकेश अंबानी जी। और मुकेश अंबानी जी को तो हम अभी भी बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अभी भी वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन में, इंडिया के रिचेस्ट मैन में मुकेश अंबानी का नाम तो आता ही है। अनिल अंबानी जी की तरफ से थोड़ा सा जो ग्राफ है वो नीचे जाने लगा था, लेकिन मुकेश अंबानी जी ने इनके बिजनेस को बहुत अच्छे से आगे टेक ओवर किया, बहुत अच्छे से बढ़ाया। और आने वाली चीज़ों में और क्या क्या हमें अंबानी फैमिली से देखने को मिलने वाला ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हम अंबानी के थ्रू देख चुके हैं, बट उनका पूरा श्रेय जाता है धीरूभाई अंबानी जी को, जिनकी बायोग्राफी मैंने आपको पूरी बताई। देन 2016 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 2016 में, कि जो सेकंड पर्सन है जिन्होंने इंडिया को आगे बढ़ाया और इंडिया को एक अलग लेवल पे लेके गए हैं। ट्रेड इन्होंने बहुत अच्छा किया, बिजनेस टाइकून के नाम पे इन्हें जो है पद्म विभूषण दिया गया। इंडिया में सेकंड नंबर पे, फर्स्ट किसी और को मिल चुका है। सो ये थी पूरी बायोग्राफी धीरूभाई अंबानी जी की। कैसी लगी आपको मुझे फीडबैक देकर बताइए, feedback@gmail.com पे। टिल देन दिस इज योर विजय निखिल साइनिंग ऑफ, बट यू गाइस कीप वाचिंग हैथवे BTV युवा, क्योंकि ये जमाना है वी द यंगस्टर्स का।